दूर से गाने की आवाज सोनी के कानों तक पहुंच रही थी और वह इसे सुनकर रोती हुई अपने अतीत के गलियारों में खोती जा रही थी। यह गाना उसे और उसके प्यारे पति अविनाश को बहुत ही ज्यादा पसंद था। बहुत लंबा तो नहीं, परंतु एक छोटा सा यादगार रास्ता दोनों ने एक साथ तय किया था। घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। सोनी बचपन में एक बार विधवा हो गई थी और अब फिर से विधवा थी। उसे तनिक भी याद नहीं कि कब उसका विवाह हुआ, कब वह सुहागन बनी और कब विधवा भी हो गई। सोनी की कहानी कुछ इस तरह है। गांव से 10वीं पास करने के बाद घर में बाबूजी का फरमान जारी हुआ कि अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, चूल्हा चौका करके सोनी घर के कोने में पड़ी रहेगी। एक विधवा स्त्री की यही तो विडंबना है। लेकिन बड़े भाई जो कि फौज में थे, उन्होंने सोनी को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। उनकी बात काटने की हिम्मत बाबूजी में भी न थी और मन मारकर उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी करने की इजाजत दे दी। सोनी ने मन ही मन भैया को धन्यवाद दिया और मन लगाकर पढ़ाई पूरी करने लगी। एक बार भैया छुट्टियों में घर आते हैं। भैया फौज में है और सोनी की पढ़ाई का पूरा खर्चा बाबूजी के हाथ में रख देते हैं। अब कॉलेज का आखिरी साल था। सोनी जोर शोर से पढ़ाई कर रही थी कि अचानक किसी ने जोर से बाहर के दरवाजे की कुंडी खड़खड़ाई और फिर भैया की आवाज आई। उन्होंने बोला कि सोनी जल्दी दरवाजा खोलो। तभी सोनी भागती हुई जाती है और दरवाजा खोलती है और अपने बड़े भाई से लिपट जाती है। तभी अचानक उसकी नजर भैया के साथ खड़े फौजी पर पड़ी और वह छिटक कर अलग खड़ी हो गई। भैया ने परिचय करवाया कि यह अविनाश है। फिर तीनों घर के अंदर आते हैं। अम्मा खाने पीने की तैयारी में लग जाती है और सोनी अपने कमरे में पढ़ाई करने चले जाती है। परंतु उसका मन अब पढ़ाई में तनिक भी नहीं लग रहा था और बार बार उसका ध्यान अविनाश की ओर जा रहा था। दूसरे दिन परीक्षा देकर जब वह घर लौटी तो आंखें अविनाश को ही ढूंढ रही थी। अविनाश को भी इस बात का एहसास हो गया था कि सोनी उसे छुप छुप कर देख रही है। एक सप्ताह कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। भैया से भी यह बात छिपी नहीं रही। दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं और एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं। फिर जब भैया ने अविनाश से इस बारे में बात की तो वे झट से मान गए, क्योंकि उनके घर में सिर्फ एक बूढ़ी माँ थी। बाबूजी कई साल पहले गुजर गए थे। भैया ने फिर अम्मा बाबूजी से इस बारे में बात की तो बाबूजी झटक गए, क्योंकि सोनी बाल विधवा थी और अविनाश भी उनसे नीची जाति के थे। अम्मा बाबूजी ने अब घर में बहुत ही ज्यादा बवाल कर दिया था और वह दोनों बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। अब भैया के पास एक ही उपाय बचा था कि वह चुपचाप पास वाले गांव के मंदिर में दोनों को लेकर गए और शादी करवा दी। विदाई के समय भैया से लिपटकर सोनी खूब रोई। माँ और पिताजी के बिना सोनी को शादी करना बहुत ही अजीब लगा, लेकिन वह बचपन में विधवा हो गई थी, इसलिए अब वह अभिषेक को नहीं खोना चाहती थी। उसने मन ही मन मंदिर में ही माँ और पिताजी के हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग ली और अविनाश के साथ अपने ससुराल चली गई। फिर एक बेटे के जन्म होने के बाद सोनी अपने पति के साथ मायके आई तो उसके अम्मा और बाबूजी भी सब कुछ भूलकर उसे गले से लगा लिया। इसके बाद सोनी के एक बिटिया भी हुई। बिटिया जब 2 साल की थी तो हमेशा की तरह इस साल भी अविनाश जी छुट्टियों में घर आए हुए थे। अभी 2 ही दिन बीते थे कि तार आ गया कि सीमा पर जंग छिड़ गई है। सभी फौजी तत्काल ड्यूटी पर लौटे। न जाने सोनी को इस बार भी ऐसा क्यों लग रहा था कि वह अविनाश जी को अंतिम बार विदाई दे रही है। अविनाश जी चले गए मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। 1 हफ्ते बाद भैया आते हैं। सोनी पूछती है अविनाश जी को कहाँ छोड़ा है, वह कहाँ रह गए। भैया कुछ नहीं बोल पाए, उनकी आंखें डबडबा गई। सोनी समझ गई, परंतु वह एक बार भी न रोई, क्योंकि देश पर मर मिटने वालों की पत्नियां कभी भी विधवा नहीं होती, वह तो सदा सुहागन रहती है। अब सोनी दिन रात अविनाश के लिए तड़पती रही, लेकिन जाने वाला कभी वापस नहीं आता।